लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने oogenesis का फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया था कि oogonia से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte से ओवम, इसी बीच में फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनती है। ओवम फर्टिलाइज होकर के जाइगोट में कन्वर्ट होता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब oogenesis होती है तो oogenesis के साथ फॉलिकल का फॉर्मेशन भी होता है, जिसको फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहते हैं। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है, एनसीईआरटी ने क्या किया है, oogenesis और फॉलिकुलर डेवलपमेंट एक साथ पढ़ लिया है। हम लोगों ने oogenesis अलग पढ़ लिया है, फॉलिकल का डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे, तभी चीज़ें याद रहेंगे। देखिए क्या होता है। तो पहले से ही पता है कि किसी एम्ब्रायोनिक ओरी में एक oogonia से ढेर सारे oogonia बनते हैं। ये एम्ब्रायोनिक लाइफ में होता है। लगभग 2 मिलियन oogonia एक एम्ब्रायोनिक ओरी में बनते हैं। और कोई भी oogonia बर्थ के बाद नहीं बनता है। बर्थ के पहले ही oogonia छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं और इस छोटे ग्रुप को एग नेस्ट कहते हैं। बर्थ के पहले ही एग नेस्ट में से कोई एक oogonia इनलार्ज इन साइज हो जाती है। जिसका साइज बड़ा हो जाता है उस oogonia का नाम प्राइमरी oocyte हो जाता है। और जो एग नेस्ट की बाकी oogonia होती हैं वो इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ रह जाती हैं। बस उन्हीं का नाम बदल के ग्रेन्युलोसा सेल या इन्हीं का दूसरा नाम फॉलिकुलर सेल है। तो जब प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल, तो उसी पूरे स्ट्रक्चर का नाम प्राइमरी फॉलिकल होता है। किसी फीमेल में जितने भी प्राइमरी फॉलिकल बनने होंगे वो बर्थ के पहले ही बनेंगे। बर्थ के बाद कोई प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनेगा। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के बीच बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं। फिर भी प्यूबर्टी की एज पर किसी भी ओवरी में लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं, जबकि बहुत सारे डीजनरेट भी हुए हैं। तो जन्म के समय इसका मतलब ज़्यादा रहे होंगे। जन्म से लेकर के प्यूबर्टी के बीच बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं। जन्म के बाद प्यूबर्टी की एज पर किसी ओरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पाए जाते हैं। अब प्यूबर्टी के बाद किसी भी मंथ, एवरी मंथ किसी एक प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जो बनना है, इसी को हम लोग कहते हैं फॉलिकल फॉर्मेशन या फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ये oogenesis के साथ होता है। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट मेनली 2 हार्मोन इसमें इन्वॉल्व हैं, एक FSH और साथ में थोड़ा बहुत LH। मेन हार्मोन FSH का है। तो जनरल बात है कि जन्म के पहले प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल कहोगे क्या, तो उसको प्राइमरी फॉलिकल कहोगे। प्राइमरी फॉलिकल जितने बनने होंगे जन्म के पहले बनेंगे। जन्म के बाद बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट होंगे। फिर भी प्यूबर्टी की एज पर लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल किसी भी ओरी में मिलेंगे। जन्म के बाद प्यूबर्टी की एज के बाद किसी एक महीने 1 मंथ में एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, सेकेंडरी बनाएगा, फिर टर्सरी बनाएगा, फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाएगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से मैच्योर फॉलिकल बनने की जो प्रोसेस है, इसी को फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहते हैं। और ये कौन करवाएगा, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं।
इनसाइड एम्ब्रायोनिक ओवरी, चाहे एम्ब्रायोनिक ओवरी कहो चाहे फीटल ओवरी कहो, क्या होता है? प्राइमरी oocyte surrounded by granulosa cell, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल, और इसी को कहते क्या हैं? कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल, मेनी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट कब? तो कहोगे पीरियड बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी। फिर भी एट प्यूबर्टी पर ईच ओवरी, किसी एक ओवरी में कितने? हैज अबाउट 80,000 60,000 to 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। इसका मतलब है कि जन्म पर किसी ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल की संख्या प्यूबर्टी पर फॉलिकल की संख्या से ज्यादा होगी, क्योंकि बीच में बहुत सारे क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। आफ्टर प्यूबर्टी एवरी मंथ क्या होगा? सामान्यतया सिंगल प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्सरी फॉलिकल टू मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कॉल्ड एज फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन करवाएगा? तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट की स्थिति ये है, बातचीत ना करें अब, कि किसी फीमेल में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में पहले उगोनिया की संख्या बढ़ी, फिर उगोनिया के छोटे छोटे ग्रुप बने, उसका नाम एगनेस्ट, उसमें से कोई उगोनिया बड़ी हो गया, उसका नाम प्राइमरी oocyte, बाकी उगोनिया उसके चारों तरफ रह गए, उसका नाम ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल। जब प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल, तो उसी का नाम प्राइमरी फॉलिकल है। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसका रिडक्शन डिवीजन रुका हुआ है,
किसके कहने पर? तो इन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल, ये आपको पहले से ही पता है। प्यूबर्टी की एज पर किसी फीमेल के किसी एक ओरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल हैं। प्यूबर्टी के बाद किसी भी महीने में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल बनेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच और एलएच। तो इस दौरान जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा तब रिडक्शन डिवीजन भी होगा, क्योंकि वो साथ ही में चलता रहता है oogenesis का। क्या होता वो देखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी है ये बर्थ के पहले की कहानी है। बर्थ के बाद प्यूबर्टी की एज के बाद ये सारी घटनाएं होने वाली हैं। क्या होगा? तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर के सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। तो चेंज देखो क्या हुआ, दो चेंज आए हैं। यहाँ ग्रेन्युलोसा सेल की संख्या कम है, यहाँ ग्रेन्युलोसा सेल की संख्या ज़्यादा है। तो एक तो मोर ग्रेन्युलोसा सेल बन जाएंगे और एक नई लेयर बन जाएगी। इस नई लेयर का नाम थीका लेयर होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, क्या चेंज आए? दो चेंज आए। ग्रेन्युलोसा सेल की संख्या बढ़ गई और एक नई लेयर बन गई जिसका नाम थीका लेयर हो गया। दूसरा सवाल, सेकेंडरी फॉलिकल ही जल्दी कन्वर्ट हो गया किसमें? टर्सरी फॉलिकल में। तो चेंज आपको दिखाई पड़ जाएगा। चेंज ऐसे देखें, इतनी मोटी ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर थी वो स्प्लिट कर जाती है। ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर अंदर रह जाती है और एक लेयर बाहर रह जाती है। तो बीच में कैविटी बन जाती है। कैविटी का नाम एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी। तो सेकेंडरी से जब टर्सरी बना तो पहला चेंज ये हुआ कि एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी बन गई, और दूसरा चेंज ये हुआ कि थीका लेयर यहाँ एक थी, यहाँ थीका लेयर दो हो गई हैं। अब जब दो हो जाएंगे तो एक का नाम थीका एक्सटर्ना और एक का नाम थीका इंटरना। तो सेकेंडरी से जब टर्सरी बना है तो क्या बदलाव हुआ? तो कहोगे दो मेन बदलाव हुए। एक नई कैविटी बन गई जिसका नाम एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी, और एक नई थीका लेयर बन गई। तो थीका लेयर दो हो गई, एक्सटर्ना और इंटरना। ये जो एंट्रम है जिसका नाम फॉलिकुलर कैविटी है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, उसी का नाम फॉलिकुलर फ्लूइड होता है। ये टर्सरी फॉलिकल हुआ। फिर टर्सरी फॉलिकल ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। तो तीन इंपॉर्टेंट चेंज आते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte, देखो यहाँ भी प्राइमरी oocyte लिखा है, यहाँ भी प्राइमरी oocyte लिखा है, यहाँ भी प्राइमरी oocyte लिखा है। तो प्राइमरी oocyte इसी टर्सरी फॉलिकल के अंदर है। ये थोड़ा सा साइज और बड़ा करेगा और ये अपना पहला रिडक्शन डिवीजन पूरा करेगा। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन पूरा करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। तो जैसे जैसे ये रिडक्शन डिवीजन पूरा होगा वैसे वैसे टर्सरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर फॉलिकल में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ कोई लाइन नहीं खींची हुई है, सब प्रोसेस धीरे धीरे चल रही हैं। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो अपना रिडक्शन डिवीजन पूरा करके क्या कर लेगी? सेकेंडरी oocyte बना लेगी और फर्स्ट पोलर बॉडी भी तो बन जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा? यही टर्सरी फॉलिकल मैच्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मैच्योर फॉलिकल बनेगा तो इसमें अंदर क्या मिलेगा? सेकेंडरी oocyte। यहाँ भी थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी oocyte होगी, पहले होगी प्राइमरी oocyte, बाद में यही क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। और यहाँ तो कन्फर्म ही क्या है? सेकेंडरी oocyte होगा। बस सेकेंडरी oocyte ने एक नई लेयर सिक्रीट कर दी अपने ही बाहर। सेकेंडरी oocyte ने अपने लेयर अपने सराउंडिंग में एक नई लेयर सिक्रीट कर दी है, उसका नाम जोना पेल्यूसिडा। बाकी स्ट्रक्चर जो यहाँ बने वही स्ट्रक्चर यहाँ बने हैं। तो यहाँ हमने सबके नाम लिख दिए हैं कि किसी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte है वो कितनी लेयर से घिरा है। तो देखो कितनी लेयर से घिरा है। सबसे अंदर से शुरू करेंगे। ये तो सेकेंडरी oocyte हो गए, उसके बाद ये जोना पेल्यूसिडा हो गया, फिर ये कोरोना रेडिएटा हो गया, फिर ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा हो गया, थीका इंटरना हो गया और थीका एक्सटर्ना। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ये पूछा जाता है कि किसी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई, तो अंदर से बाहर बताओगे तो कहोगे जोना पेल्यूसिडा होगा, कोरोना रेडिएटा होगा, उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा होगा, थीका इंटरना होगा और थीका एक्सटर्ना। और बाहर से अंदर कहेगा तो बाहर से अंदर बता दीजिएगा। यहाँ 3-4 क्वेश्चन है,
और ये जगह कौन सी है? ये एंट्रम है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल जोना पेल्यूसिडा का ही है। 2 क्वेश्चन जोना पेल्यूसिडा के हैं और दोनों सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। पहला सवाल है कि जोना पेल्यूसिडा किसने प्रोड्यूस किया? तो कहोगे सेकेंडरी oocyte ने ही प्रोड्यूस किया। किस मटेरियल की बनी होती है? तो आप कहोगे ये ए सेलुलर लेयर होती है। अभी 2 साल पहले ही नीट में आया है। ए सेलुलर का मतलब जिसमें सेल ना पाई जाती हो, तो नॉन सेलुलर लेयर कह सकते हो। तो अगर नॉन सेलुलर लेयर है तभी किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी, तो वो मटेरियल कौन सा है? तो कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। अभी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग। कल को स्पर्म आएगा, वो हमसे फर्टिलाइज करना होगा, तो आने वाले स्पर्म को बाइंड करने वाला जो रिसेप्टर है वो किस लेयर पर पाया जाता है? तो भी आंसर क्या देंगे? जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा के 4 क्वेश्चन। पहला सवाल है कि यही इनर मोस्ट लेयर है। ये प्रोड्यूस किसने किया है? सेकेंडरी oocyte ने। ये किसकी बनी है? ए सेलुलर या नॉन सेलुलर? तो बनी किसकी है? ग्लाइकोप्रोटीन की। और इसी सरफेस पर पाए जाते हैं स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। खत्म। इसके बाद जब बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा दोनों का कलर एक है, वही जो कलर यहाँ था। कहने का मतलब है कि मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा और कोरोना रेडिएटा हकीकत में क्या है? तो हकीकत में तो फॉलिकुलर सेल या ग्रेन्युलोसा सेल हैं। बस वो ग्रेन्युलोसा सेल या वो फॉलिकुलर सेल जो जोना पेल्यूसिडा के करीब हैं, उनका नाम क्या पड़ गया? कोरोना रेडिएटा। और जो एंट्रम के बाहर बाहर पाई जाएंगी उनका नाम क्या पड़ गया? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। तो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेफियन फॉलिकल में कौन सी लेयर है जो सेल की बनी होती है और कौन सी लेयर है जो सेल की नहीं बनी होती है? तो सेल की नहीं बनी में जोना पेल्यूसिडा, और सेल की बनी तो कहोगे कोरोना रेडिएटा एंड मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। दोनों वास्तव में क्या है? तो कहोगे फॉलिकुलर सेल की लेयर है। एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है जिसने किसको घेर रखा है? तो आंसर क्या देंगे? एंट्रम को घेर रखा है। फिर क्वेश्चन आएगा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये दोनों वास्तव में ओवरी के स्ट्रोमा की लेयर हैं। ओवरी में 2 चीजें पाई जाती हैं, एपिथेलियम और स्ट्रोमा। तो ओवरी के स्ट्रोमा की ही लेयर हैं। इसमें से थीका इंटरना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? थीका इंटरना एंडोक्राइन नेचर की होती है और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम एस्ट्रोजन है। तो थीका इंटरना ही क्या निकालेगा? तो आंसर देंगे एस्ट्रोजन। तो कौन कौन से फॉलिकल निकालेंगे? तो भाई जहां जहां थीका इंटरना होगी वहां वहां होगा। देखिए यहाँ भी थीका इंटरना है और यहाँ भी थीका इंटरना, यहाँ नहीं पाई जाएगी। तो एफ फॉलिकल के डेवलपमेंट के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? थीका इंटरना ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल, जो फॉलिकल डेवलप हो रहा था। समय बीतते जाएगा, एक ना एक दिन ये प्रॉपर जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, इसको बाहर बना लेते हैं। ये थीका एक्सटर्ना है, ये थीका इंटरना है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये जोना पेल्यूसिडा, ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये रप्चर कर जाएगा और जब ये रप्चर करेगा तो इस जगह से टूट जाएगा, यहां से इतना स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा। जरा बताओ क्या क्या बाहर निकल गया? तो कहोगे सेकेंडरी oocyte एलॉन्ग विद द जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इतना तो ओरी के बाहर निकल गया। प्रोसेस का नाम ओवुलेशन। तो अंदर क्या बच गया? अंदर मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा बचा, एंट्रम बचा और थीका एक्सटर्ना और इंटरना। जो स्ट्रक्चर अंदर रह जाते हैं वो ओवुलेशन के बाद क्या बना लेते हैं? कार्पस लूटियम। और यहाँ से क्या निकलना शुरू होगा? मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन भी निकलेगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि अगर ओवुलेशन हुआ है तो आगे हो सकता फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कार्पस लूटियम बनी रहेगी और 9 महीने लगभग डेवलप रहेगी, बनी रहेगी, काम आएगी। यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, इसका नाम कार्पस लूटियम प्रेगनेंसी होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि ओवुलेशन के बाद हो सकता फर्टिलाइजेशन ना हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो धीरे धीरे कार्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगी और क्या बन जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस। अगले महीने फिर से ये कहानी चलेगी, फिर से कार्पस लूटियम बनेगी। इसी नाते क्वेश्चन पूछा गया है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आंसर क्या देंगे, कार्पस लूटियम। और भी हैं टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें कार्पस लूटियम है, जिसमें प्लेसेंटा है, जिसमें थाइमस भी है और जिसमें कुछ हद तक पिनियल ग्लैंड भी, वो भी आपको लिखा देंगे। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर, फिर से सुन लेते हैं, फिर 5, 7, 10 पॉइंट जो है वो लिखना है। प्यूबर्टी की एज पर ओरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल हैं 60,000 से 80,000। किसी एक महीने एक फॉलिकल डेवलप करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। ये डेवलपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच होगा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है जिसका रिडक्शन डिवीजन रुका हुआ है, किस फेज पर, तो आंसर देंगे प्रोफेज। इसको मियोसिस अरेस्ट कहते हैं और किसके कहने पे रुका है, ग्रेन्युलोसा सेल। फिर ये धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनेगा तो 2 चेंज आएंगे, ग्रेन्युलोसा सेल की संख्या बढ़ जाएगी और नई क्या आ जाएगी, थीका लेयर। और जब सेकेंडरी से टर्सरी बनेगा तो 2 चेंज मेन आ जाएंगे, एक तो थीका लेयर ज्यादा हो जाएंगी, 2 लेयर एक्सटर्ना इंटरना, और एक नई कैविटी बन जाएगी जिसका नाम एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी। इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte पाया जाएगा वो थोड़ा सा साइज बड़ा करेगा और फिर वो अपना रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करेगा, और जैसे कंप्लीट करेगा वैसे बनेगा क्या, स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जैसे जैसे बनेगा या बन जाएगा, धीरे धीरे इसी दौरान ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर सबसे सेंटर में सेकेंडरी oocyte मिलेगी, उसके बाहर बाहर बहुत सारे लेयर हैं, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। सबके सवाल हैं। सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा, 4 क्वेश्चन। इनर मोस्ट लेयर होती है, नॉन सेलुलर या एसेलुलर लेयर होती है, कौन बनाया, तो सेकेंडरी oocyte ने ही बनाया, और इसकी खास बात है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और इसी पर पाया जाता है स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। आया हुआ सवाल। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कोरोना रेडिएटा मिलेगा। कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा दोनों सेलुलर लेयर हैं, ये फॉलिकुलर सेल की बनी होती हैं। कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा में अंदर कौन है, बाहर कौन, ये याद रखेंगे। किसने एंट्रम को घेर रखा है या एंट्रम की लेयर बना रखी है, तो आंसर देंगे क्या, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। फिर थीका इंटरना आएगी जो कि एंडोक्राइन ग्लैंडुलर लेयर होती है, वहां से हार्मोन निकलेगा, कौन, एस्ट्रोजन। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगा, तो कहोगे सेकेंडरी oocyte एलॉन्ग विद जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। प्रोसेस का नाम ओवुलेशन। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है ग्रेफियन फॉलिकल का वो बनाएगा क्या, कार्पस लूटियम, और वहां से निकलेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एलॉन्ग विद द एस्ट्रोजन। हो सकता है कि ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो अगर ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ तो कार्पस लूटियम मेंटेन हो जाएगी, प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, इसको हम कार्पस लूटियम प्रेगनेंसी कहेंगे। और हो सकता फर्टिलाइजेशन ना हो, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगी और एक व्हाइट स्कार के फॉर्म में ओरी पर मिलेगी और इसको कहेंगे क्या, कार्पस एल्बिकेंस। अगले महीने फिर यही कहानी रिपीट होगी, फिर नई कार्पस लूटियम बनेगी, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगी। कहने का मतलब हर महीने बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, मतलब ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी, तो आंसर देंगे कार्पस लूटियम। हैं तो और भी, जैसे प्लेसेंटा भी है, जैसे थाइमस भी है और कुछ हद तक पिनियल भी है। ठीक है, इतनी कहानी है, इतना लिखना है, हम आपको लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। हाँ, यहां से लिख रहे थे तो यही एक लाइन और बढ़ा दीजिए। फर्स्ट
reduction division of primary oocyte stop at prophase 1 due to secretion of क्या ग्रेन्युलोसा सेल, और इसके रुक जाने को कहते हैं मियोसिस अरेस्ट। प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म कर जाएगी इसमें सेकेंडरी फॉलिकल में, कैरेक्टराइज बाय, इसके पहचान है प्रेजेंस ऑफ मोर ग्रेन्युलोसा सेल एंड न्यू थीका लेयर। सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, इनटू टर्सरी फॉलिकल। और इसकी भी पहचान है characterized by presence of fluid filled antrum and more या टू थीका लेयर, टू थीका लेयर। एंट्रम बन जाए, दो थीका लेयर बन जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्सरी फॉलिकल हो गया। इनसाइड टर्सरी फॉलिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्राइमरी oocyte का फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन किस फॉलिकल में पूरा होता है, प्राइमरी फॉलिकल में कि सेकेंडरी फॉलिकल में कि टर्सरी फॉलिकल में कि मैच्योर फॉलिकल में। तो कहोगे टर्सरी फॉलिकल में ही पूरा होता है। इनसाइड टर्सरी फॉलिकल द प्राइमरी oocyte enlarge in size and complete first reduction division। तो जब पहला रिडक्शन डिवीजन पूरा होगा तो बनेगा क्या, स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी और लार्ज सेकेंडरी oocyte to produce a small first
polar body and large secondary oocyte। तो जो टर्सरी फॉलिकल, इसकी खास बात यह है कि इसमें पहले प्राइमरी oocyte रहता है, फिर इसी में क्या आ जाता है, सेकेंडरी oocyte। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होता है या डिवीजन कंप्लीट होता है, वैसे वैसे फॉलिकल भी चेंज हो जाता है। तो टर्सरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इसमें मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के बहुत सारी पहचान है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हैज, कौन सी oocyte, प्राइमरी की सेकेंडरी, तो कहोगे सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई, तो किससे किससे होगी, तो अगर बाहर से अंदर पूछेंगे तो कहोगे जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। वो बाहर से अंदर पूछेगा तो बाहर से अंदर बता दीजिएगा। सराउंडेड बाई, तो लेयर के नाम लिखने हैं। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, थीका इंटरना और उसके बाद थीका एक्सटर्ना। ये अंदर से बाहर की तरफ है। इनर टू आउटर साइड। और अगर बाहर से अंदर होगा तो आप इधर से इधर बता दीजिएगा। जोना पेलुसिडा का लिख लेते हैं। ए सेलुलर या नॉन सेलुलर लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, secreted by secondary oocyte around itself, अपने ही चारों तरफ। ये आया हुआ सवाल है। हैव रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग। एनसीईआरटी में दिया नहीं है। यहाँ बहुत ऐसे सवाल हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, सब पूछे गए हैं, एक तो नहीं है। आधे सवाल लगभग एनसीईआरटी बाहर से आ जाते हैं। इस बार भी एक बाहर से आया था।
फिर है कोरोना रेडिएटा एंड मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ये दोनों सेलुलर लेयर ऑफ फॉलिकल हैं और बनी किसकी होती हैं? मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल। वो जो ग्रेन्युलोसा सेल उसी से बनी है। इसमें से कोरोना रेडिएटा क्या है? तो कहोगे बड़ी बड़ी लार्ज फॉलिकुलर सेल होती है। अभी डायग्राम दिखाएंगे एनसीईआरटी। ये डायग्राम बना है। येलो कलर की बड़ी बड़ी जो सेल हैं ये कोरोना रेडिएटा है। अंदर भी डायग्राम बना हुआ है। लार्ज फॉलिकुलर सेल सराउंडिंग टू जोना पेल्यूसिडा। बड़ी बड़ी फॉलिकुलर सेल हैं जो जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ पाई जाती है। उन्हीं का नाम कोरोना रेडिएटा है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा क्या है? तो कहेंगे ये भी फॉलिकुलर सेल हैं, बस ये उतनी बड़ी नहीं होती हैं जो लाइन करती हैं एंट्रम या फॉलिकुलर कैविटी। एंट्रम क्या है? ये कैविटी या फॉलिकल है और भरा किससे होता है? फॉलिकुलर फ्लूइड से। फिल बाय फॉलिकुलर फ्लूइड। फिर आएगा थीका लेयर। वास्तव में क्या है? तो ये लेयर ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा है। ओवरी का जो स्ट्रोमा है उसी की लेयर है ये। कितनी होती है? एज थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। और जो थीका इंटरना है ये बहुत काम की बात है। ये सिक्रीट करेगी हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन। और इससे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करने कहेगा कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन कौन निकलवाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलवाने की जिम्मेदारी उसी की है जो फॉलिकल बनवा रहा है। और फॉलिकल कौन बनवा रहा है? एफएसएच बनवा रहा है। फॉलिकल फॉर्मेशन की जिम्मेदारी एफएसएच और एलएच की है। तो सिक्रीट हार्मोन एस्ट्रोजन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओवम रिलीज होगा, घटना का नाम ओवुलेशन। और ओवुलेशन के दौरान क्या क्या रिलीज हो जाएगा? तो सेकेंडरी oocyte along with the zona pellucida and corona radiata। ओवुलेशन के बाद जो अंदर रह जाएगा वो क्या बना लेगा? कार्पस लूटियम। एट 14 बातचीत ना करें। ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन अकर, और इस दौरान होगा क्या? ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर। और क्या होगा? तो रिलीज हो जाएगा क्या? सेकेंडरी oocyte। लेकिन एलांग विद क्या होगा? एलांग विद जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। और ये ओवुलेशन कौन करवाएगा? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH। आफ्टर ओवुलेशन इनसाइड ओवरी क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट किसका? ग्रेफियन फॉलिकल का क्या बना लेगा? फॉर्म्स कार्पस लूटियम। और जो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन एलॉन्ग विद एस्ट्रोजन। सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। हाँ, चूज करना पड़े तो क्या लगाएंगे? तो प्रोजेस्टेरॉन लगाएंगे। इफ ओवम फर्टिलाइज आफ्टर ओवुलेशन तो क्या होगा? तो कहोगे प्रेगनेंसी स्टार्ट, और क्या होगा? कार्पस लूटियम मेंटेन कर जाएगी। प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, कार्पस लूटियम मेंटेन हो गई, और ये कंटिन्यू रखेगी क्या? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। ये एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अलग है। दूसरा ऑप्शन है कि इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज, तो क्या होगा? तो कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कार्पस एल्बिकेंस।
कार्पस लूटियम डिजेनरेट और बिकम कार्पस एल्बिकेंस। तो कार्पस लूटियम को मानते हैं क्या? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसे टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कई हैं, जैसे प्लेसेंटा भी है, ये भी टेम्परेरी है, थाइमस भी टेम्परेरी है, और कुछ हद तक पिनियल भी टेम्परेरी है। फिर भी टेम्परेरी अगर पूछेगा तो या तो आप कार्पस लूटियम लगाइएगा, ये ना मिले तो प्लेसेंटा लगाइएगा, जब ये भी ना मिले तब थाइमस, वो भी ना मिले तो पिनियल लगाइएगा, और कुछ ना मिले तो छोड़ दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम स्मॉल हेप्लॉइड सेल है जो oogenesis के रिजल्ट में बनती है। ध्यान से देखेंगे तो जो अर्ली रिलीज्ड ओवम है, मतलब ओवुलेशन के बाद का अर्ली रिलीज ओवम में वास्तव में क्या होता है, तो ये जो सेल है ये वेटलाइन मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को ही ओवम माना जाता है, क्योंकि वैसे तो ओवम बनना नहीं है, क्योंकि जैसे बनेगा वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती, इसी नाते उसको ओवम मानते हैं, हकीकत में वो ओवम नहीं है। तो अर्ली रिलीज ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई, तो कहोगे जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। स्ट्रक्चर देखें ध्यान से, तो ये तो हो गई सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte तो सेल है, तो सेल की बेसिक बातें, भाई सेल में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। बस इसी की सेल मेम्ब्रेन का नाम बदल के क्या हो गया है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये है सेल, उसकी मेम्ब्रेन, और उसके बाहर बाहर ये लेयर पाई जाती कौन सी, जोना पेलुसिडा। तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच स्पेस दिख रहा है, स्पेस का नाम पेरी वेटलाइन स्पेस। दूसरा सवाल, और ये बाहर बाहर बड़ी बड़ी कौन सी हैं, कोरोना रेडिएटा की सेल। तो 4 क्वेश्चन। ओवम क्या है, तो कहोगे ओवम वास्तव में स्मॉल हेप्लॉइड सेल है, ये सेकेंडरी oocyte ही है, इसी को ओवम माना जाता है। क्यों, ओवुलेशन में यही रिलीज होती है। अर्ली रिलीज्ड ओवम या सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई, तो 2 लेयर मिलेंगे, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ध्यान से देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसी का नाम वेटेलाइन मेम्ब्रेन है। वेटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच स्पेस है, स्पेस का नाम पेरी वेटलाइन स्पेस है। जो जोना पेलुसिडा क्या है वो पीछे लिख ही चुके हो, कोरोना रेडिएटा क्या है वो पीछे लिख ही चुके हो। 3-4 पॉइंट लिखने हैं, लिख लीजिए। सेकेंडरी oocyte रिलीज आउट ऑफ ओरी, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है, इसी नाते सेकेंडरी oocyte को ही क्या मानते हैं, ओवम मानते हैं, है नहीं। 10 सेकेंडरी oocyte कंसिडर्ड एज ओवम, या एनसीईआरटी में एक शब्द और लिखा है ऊटिड। अर्ली रिलीज्ड ओवम या सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई, तो आंसर क्या देंगे, जोना पेलुसिडा एंड
कोरोना रेडिएटा। वेटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है? तो कहोगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है सेकेंडरी oocyte की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। पेरीवेटलाइन स्पेस क्या है? तो कहोगे ये स्पेस है प्रेजेंट किसके किसके बीच? बिटवीन वेटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा। एक स्पेशल सवाल एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ह्यूमन का जो ओवम होता है इसका न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। कहां से आया था? प्राइमरी oocyte वाला ही तो था। इसमें न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म तो पाया जाता है लेकिन इसमें यॉक नहीं पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल है जैसे एम्फीबिया में है, जैसे रेप्टाइल में है, जैसे बर्ड में यॉक पाया जाता है। तो यॉक नहीं पाया जाता है, इसी नाते ह्यूमन ओवम को कहा जाता है ए लेसाइथल एग। जिसमें यॉक होगा वो लेसिथल एग होंगे। अब जो लेसिथल एग होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कम यॉक है तो माइक्रो लेसाइथल, मीडियम यॉक है तो मीजो लेसाइथल, और बहुत ज़्यादा यॉक है तो मेगा लेसाइथल। अंडे में जो पीला वाला हिस्सा होता है, येलो कलर वाला, वो यॉक होता है। तो यॉक कितना है? अगर बिल्कुल नहीं है तो ए लेसाइथल, थोड़ा है तो माइक्रो लेसाइथल, औसत मीडियम है तो मीजो लेसाइथल, और अगर बहुत ज़्यादा है तो मेगा लेसाइथल। जिनमें यॉक होता उसकी पोजीशन भी होती। इधर देखो, जैसे मान लेते ये एग है और एग में अगर एक तरफ यॉक पाया जाता है, एक किनारे तरफ पाया जाता है, इसको टीलो लेसाइथल कहते हैं। और पूरे भर में फैला हुआ हो इसे आइसो लेसाइथल कहते हैं। सब कुछ नहीं दिया है, केवल 4 क्वेश्चन अलग से आप याद कर लेंगे। फिश का, एम्फीबिया का, रेप्टाइल का, बर्ड का और मैमल, ये 5 के एग आप याद कर लीजिएगा। अभी हम आपको लिखेंगे वो आप याद कर लेंगे। ह्यूमन का स्पेशल याद रखेंगे, कैसा होता है? ए लेसाइथल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यॉक एब्सेंट है। तो नोट करके लिख लीजिएगा। ह्यूमन ओवम में क्या है? तो कहोगे न्यूट्रिएंट रिच। क्या है? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है। लेकिन क्या नहीं है? बट यॉक एब्सेंट। और इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? ए लेसाइथल एग। तो ये स्पेशल सवाल है। एग ऑफ, कई लोगों के एग आप याद कर लीजिएगा। फिश और एम्फीबिया। फिश और एम्फीबिया का यदि एग आपसे पूछा जाएगा तो आप कहिएगा मीजो लेसाइथल एंड टीलो लेसाइथल। मीजो लेसाइथल का मतलब 50% और टीलो लेसाइथल का मतलब एक किनारे की तरफ पाया जाएगा। लेकिन रेप्टाइल और बर्ड, उसका जो एग है वो होता है मेगालेसाइथल एंड टीलोलेसाइथल।
एग मार्केट में अवेलेबल होता है उसमें पीला वाला हिस्सा एक किनारे होता है, तो किनारे होगा तो उसको टीलोलेसाइथल, और ज़्यादा हो 50% से भी ज़्यादा है तो 50% ज़्यादा तो क्या कहोगे मेगालेसाइथल, और 50% है तो मीजो, और किनारे है तो टीलो। फिश एम्फीबिया रेप्टाइल बर्ड। हाँ अगला है मैमल। मैमल का एग माइक्रोलेसाइथल होता है, मतलब काफी कम होता है, एंड आइसोलेसाइथल होता है। आइसोलेसाइथल का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक किनारे नहीं होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आइसोलेसाइथल। मैमल का है, ह्यूमन का नहीं है, ह्यूमन का लिख देंगे तो एलेसाइथल। तो यदि यॉक होगा तब ये सारे नाम बताओगे, यॉक ही नहीं है तो बात ही खत्म। अभी आगे डेवलपमेंट में पता चलेगा। यॉक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्लीवेज में है, स्पीड ऑफ क्लीवेज डिटरमाइन होती है। यॉक न्यूट्रिटिव होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों में चूंकि प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है वहां से न्यूट्रिशन आता है, लेकिन रेप्टाइल और बर्ड के तो अंडे का मदर से कोई कनेक्शन है नहीं, तो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, इसी यॉक से मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी ने दिया नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा। अच्छा काकरोच का एक कैसा होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। का से काकरोच, का से काला, ऐसे काला कर दिए। काकरोच का एग सेंट्रोलेसाइथल होता है। जब भी कोई पूछा था ना बीच में होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं सेंट्रोलेसाइथल, अलग से लिख दीजिएगा। एग ऑफ काकरोच, तो काकरोच का एग होता है सेंट्रोलेसाइथल। क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आंसर निकाल लीजिए इसका। ए 30-year old female with 2 child calculate how many ovum comma secondary oocyte comma first polar body comma second polar body produce up to this age if she start menstrual cycle at age of 15 year। किसी फीमेल की एज आज 30 साल है, अभी तक इस एज तक उसने जीवन में कितने ओवम बनाए होंगे,
कितने सेकेंडरी oocyte बनाए होंगे, कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई होंगी, कितनी सेकेंड पोलर बॉडी बनाई होंगी, अगर उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 15 साल की एज से शुरू होती है। देखें, तो पहला सवाल यह है कि 15 साल की एज से, अब हम ही को बताने दें, अपना न बताएं। अब 15 साल से 30 साल, तो कितने साल हैं? पंद्रह साल की ही रिप्रोडक्टिव लाइफ है, तो कितने मंथ हैं? कितना आया? 180 मंथ हो गए। एक तो ये बात निकल आई। होता क्या है कि किसी भी मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो किसी भी मंथ में उतने सेकेंडरी oocyte जरूर बनेंगे। एक मंथ है, उसमें एक और जितने सेकेंडरी oocyte बनेंगे उतने ही फर्स्ट पोलर बॉडी बनेंगे। वो तो बराबर होगा ना? ठीक है। उसके बाद यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो ओवम बनेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम नहीं बनेगा। तो दो क्या हैं? दो प्रेगनेंसी हैं, तो इसका मतलब दो क्या बनेंगे? और जितनी बार ओवम बनेंगे उतनी बार सेकेंडरी oocyte बनेंगे। तो कितने? दो ही क्या होंगे? हाँ, सेकेंड पोलर बॉडी। ध्यान से सुनते जाए, भी आंसर निकला नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 180 महीने हैं तो कितने सेकेंडरी oocyte बनेंगे, तो आप कहोगे तुरंत 180 बनेंगे, लेकिन 180 बनेंगे नहीं, क्योंकि एक प्रेगनेंसी में 9 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है और 9 के बाद 6 महीने और बंद रहती है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टॉप है तो सेकेंडरी oocyte उतनी बनेगी नहीं। तो कितनी सेकेंडरी oocyte घटा दी जाए? प्रेगनेंसी 2 हैं, एक प्रेगनेंसी में 9, 6, 15, तो 2 प्रेगनेंसी में 30 महीने 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल। 30 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो चली कितनी? 150 मंथ। अब जब 150 ही मंथ चली है तो इसी सब आंसर निकलेंगे। कितने सेकेंडरी oocyte? 150 सेकेंडरी oocyte। कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी? 150 फर्स्ट पोलर बॉडी। कितनी सेकेंडरी oocyte, सॉरी कितने ओवम? ओवम तो कंफर्म हो गया पहले से ही, 2 क्या ओवम। कितने सेकेंड पोलर बॉडी? 2 सेकेंड पोलर बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, ओवम हकीकत में वही है जो सेकेंड एक्शन डिवीजन के बाद बनता है। कहने को आप इसको कहते हो ओवम, लेकिन ये है नहीं। ओवम तभी बनेगा जब पेनिट्रेशन होगा, और पेनिट्रेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब 2 ही बार पेनिट्रेशन हुआ है, तो 2 ही बार ओवम बनेगा। समझ लीजिए, जल्दी ना करिए। 15 से 30 साल मतलब 15 साल की रिप्रोडक्टिव लाइफ, तो महीने कितने निकले? 180। किसी एक महीने में एक सेकेंडरी oocyte बनती है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी। 2 चूंकि प्रेगनेंसी हुई है और
दो ही ओवम बनेंगे तो दो ही सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। एक प्रेगनेंसी में 9 महीने तो प्रेगनेंसी चलती है, 6 महीने लैक्टेशन चलता है, इतने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहती है। कितने दिन बंद रहेगी? 15 महीने। तो 2 प्रेगनेंसी का मतलब 30 महीने क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी तो वो हम हटा देंगे। तो कितना घटा दिया? 30 घटा दिए। तो बचे कितने? 130 महीने। इसका मतलब सॉरी 150, 150 ही क्या चलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे। अब 150 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलनी है। अब आप पता डालो, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक सेकेंडरी oocyte बनता है। 150 में 150 सेकेंडरी oocyte, तो 150 ही क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। पहले से पता है 2 बच्चे हैं, 2 ही ओवम बनेंगे, तो 2 ही क्या बनेंगे? सेकेंड पोलर बॉडी। लिखो, इतना आसान था नहीं। process of formation of mature female gamete, इसी को कहते क्या है? oogenesis। और ये बिल्कुल डिफरेंट है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अंतर काफी हद तक हम आपको बता चुके हैं। oogenesis शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और उस दौरान कपल का मतलब 2 मिलियन क्या बन जाएंगे? गैमीट मदर सेल, जिनका नाम ओगोनिया, फार्म्ड विद इन क्या लिखा है? ईच फीटल ओरी। कह रहा कोई भी ओगोनिया ना तो बनेगी और ना तो जुड़ेगी। कब? आफ्टर बर्थ। ओगोनिया स्टार्ट कर देंगी डिवीजन और इंटर कर जाएंगे किसमें? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, और गेट टेम्परेरी अरेस्ट की परमानेंट अरेस्ट, टेम्परेरी अरेस्ट एट दिस स्टेज। और स्टेज जो रुकी होगी वो कौन सी होगी? प्राइमरी oocyte। किसी भी प्राइमरी oocyte की खास बात है कि सराउंडेड होगी किसके द्वारा? लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? प्राइमरी फॉलिकल। लार्ज नंबर ऑफ दीज प्राइमरी फॉलिकल क्या कर जाएंगे? डीजनरेट कर जाएंगे। कब? फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। इसका मतलब एट प्यूबर्टी क्या होगा? लगभग 60,000 टू 80,000 क्या मिलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। किसमें? ईच एडल्ट ओरी। तो किसी ह्यूमन फीमेल में कितने होंगे? तो इसका डबल कर देंगे। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और साथ में क्या आ गई? न्यू थीका लेयर। तो तुरंत इसका नाम क्या रख दिया गया? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी ही ट्रांसफॉर्म कर जाएगा किसमें? टर्सरी। और टर्सरी की पहचान देखो क्या है? एक तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, नाम एंट्रम, और दूसरी पहचान थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो जाएगी किसमें? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन। तो लिखा है एनसीईआरटी में कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है क्या? कह रहा एट दिस स्टेज। ये दिस स्टेज है कौन सी? प्राइमरी फॉलिकल की, सेकेंडरी की, टर्सरी? ये टर्सरी फॉलिकल है। तो कह रहा एट दिस स्टेज मतलब टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या लिखा है? प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल। अब थोड़ा सा क्या कर जाएगा? इन साइज, और कंप्लीट करेगा क्या? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। रुक जाओ, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte कंप्लीट किस फॉलिकल में होता है? टर्सरी फॉलिकल। तो उसी के अंदर क्या बन जाएगा? तो उसी के अंदर बन जाएगा सेकेंडरी oocyte, और क्या बन जाएगी? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये लिखा अनइक्वल डिवीजन होगा, फॉर्मेशन होगा लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका मतलब टर्सरी के अंदर भी सेकेंडरी oocyte मिलेगी, लेकिन बहुत देर रुकना नहीं है, फिर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर।
कह रहा है इस दौरान सेकेंडरी oocyte रिटेन कर लेता है बल्क ऑफ किसका, प्राइमरी oocyte का। कह रहा क्या कोई फायदा है, ये तो मैं कल आपको फायदा लिखा चुका हूं। यही क्या करेगा, डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। पहली पोलर बॉडी जो बनी है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से, उसका क्या होगा, ये डिवाइड करेगी कि डिजेनरेट करेगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कह रहा अभी तक पता नहीं है, तो केवल इनको पता नहीं है, बाकी दुनिया को पता है क्या कि ये डिजेनरेट ही कर जाएंगे। टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाएगी किसमें, मैच्योर फॉलिकल का नाम ग्रेफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte जो बनी है वो क्या बनाएगी, फॉर्म्स मेम्ब्रेन, नाम क्या, जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। तो याद रखिएगा किसने बनाया है, तो सेकेंडरी oocyte ने। ग्रेफियन फॉलिकल क्या कर जाएगा, रप्चर, क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte। इसी के बगल में देखो ओवम लिखा है, तो सेकेंडरी oocyte को ओवम माना जाता है क्योंकि यही ओरी से रिलीज होता है, हकीकत में ये ओवम है नहीं। फ्रॉम द ओरी बाय द प्रोसेस, नाम क्या, ओवुलेशन। कह रहा कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कहोगे हाँ अंतर बता सकते हैं, लगभग लगभग बता ही चुके हैं, फिर भी इस डायग्राम को देख लें तो चार अंतर दिख जाएंगे। पहला, दोनों में रिडक्शन डिवीजन होगा, दोनों में माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन दोनों के रिडक्शन डिवीजन में अंतर होगा। ये कंटिन्यूअस है, एक बार स्टार्ट हो गया तो पूरी प्रोसेस होगी, और ये रुक रुक के चलती है, एक बात सिंगल स्टेप में नहीं चलती है। दूसरा, यहां मियोसिस खत्म होने के बाद भी डिफरेंशिएशन होता है, यहां मियोसिस खत्म होने के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यहां इक्वल मियोसिस होती है और यहां अनइक्वल मियोसिस, यहां पोलर बॉडी नहीं बनती हैं, यहां पोलर बॉडी बनती है, सब आपको पहले से पता है। आखिरी में यहां एक रिडक्शन डिवीजन से फाइनली 4 स्पर्म बनते हैं और यहां एक रिडक्शन डिवीजन से एक ही क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के कुछ सवाल हैं, जरा बुकलेट निकालो, क्वेश्चन लिख लो। चलिए हेडिंग डालिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। शुरू करें, लिखेंगे नहीं देखेंगे। मैमेलियन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब है वह साइक्लिक इवेंट जो ओवरी में और एसेसरी डक्ट में साइक्लिकली रिपीट होते हैं। बातचीत ना करें वरना हम केवल लिखाएंगे, बताएंगे, फिर कुछ नहीं। लिखना है तो भी कंप्लीट कर डालेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, चुपचाप सुने केवल। किसी भी मैमल की फीमेल के ओवरीज में और डक्ट में जो भी साइक्लिक चेंज होते हैं, उन्हीं साइक्लिक चेंज को मैमेलियन फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल कहेंगे। मैमेलियन फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल के दो नाम हैं, एक है स्ट्रस साइकिल और एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों साइकिल मैमल की फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है, बस फर्क यह है कि मैमल दो कैटेगरी के होते हैं,
एक होते हैं नॉन प्राइमेट, और एक होते हैं प्राइमेट। नॉन प्राइमेट और प्राइमेट में अंतर समझ लीजिए। प्राइमेट में केवल 3 लोग आते हैं, एप, मंकी और ह्यूमन। एप, मंकी, ह्यूमन को छोड़ दीजिए, दुनिया में जितने मैमल हैं वो सब किस में जाएंगे? नॉन प्राइमेट। तो जो स्ट्रेस साइकिल होती है ये किस में पाई जाती है? तो कहोगे नॉन प्राइमेट मैमल। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में है? तो कहोगे प्राइमेट मैमल फीमेल। अब हैं कौन? तो इसमें 3 लोग आते हैं। इसमें आएंगे एप, मंकी और ह्यूमन। और इसमें कौन आएंगे? तो इसमें मोस्ट ऑफ मैमल आएंगे। जैसे काऊ है, डॉग है, कैट है, डियर है, बैट है, रैट है, जितने मैमल के नाम बोलोगे सब ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इन 3 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे वो सब क्या? नॉन प्राइमेट। वो मैमल के क्लासिफिकेशन में आपको बताएंगे इसका क्या अंतर है। एक और अंतर है, स्ट्रेस साइकिल की पहचान है कि नहीं है? नो वेजाइनल ब्लीडिंग। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहचान है वेजाइनल ब्लीडिंग। है और भी अंतर, लेकिन ये एक मेन अंतर है। वेजाइनल ब्लीडिंग है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नहीं है तो वो स्ट्रेस साइकिल। वेजाइनल ब्लीडिंग को ही कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। ध्यान से सुने, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जमीन आसमान का अंतर है। मेंस्ट्रुएशन एक केवल एक फेज है और मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल प्रोसेस है। तो टोटल प्रोसेस का एक पार्ट है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एट इंटरवल ऑफ 28-29 डेज। 28-29 दिन में रिपीट होता है। इसी नाते मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है किसमें? तो कहोगे 28-29 दिन में कंप्लीट होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से शुरू होगी? तो कहोगे एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक होगी। स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू कहां? नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फिर से सुन लेते हैं। मैमल में फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके 2 नाम हैं। मैमल 2 हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट, तो साइकिल भी 2 हैं, स्ट्रेस और मेंस्ट्रुअल। स्ट्रेस साइकिल मिलेगी नॉन प्राइमेट मैमल की फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगी प्राइमेट मैमल की फीमेल में। इसमें 3 लोग आएंगे, एप, मंकी और ह्यूमन, और इसमें ज्यादातर मैमल आएंगे। वैसे तो इनमें बहुत अंतर है, लेकिन मेन अंतर जो है वो है जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग ना हो वो स्ट्रेस साइकिल, और जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग हो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्ट्रेस साइकिल भी 2 टाइप की होती है, मोनो स्ट्रेस और पॉली स्ट्रेस। अगर साल भर में एक साइकिल चली तो मोनो स्ट्रेस, और साल में कई साइकिल चली तो पॉली स्ट्रेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही है कि कई मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती हैं। इसकी पहचान है वेजाइनल ब्लीडिंग, कहते मेंस्ट्रुएशन है, जो कि रिपीट होगा कहाँ? तो कहोगे इंटरवल कितना? 28-29 दिन का। 28-29 दिन पे यदि रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगी क्या? 28-29 दिन में।
मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू कब से होगी, तो कहोगे एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ इसका मतलब है कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई, फिर नेक्स्ट, फिर साइकिल, फिर नेक्स्ट, फिर साइकिल। किसी भी फीमेल में, अब सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे, किसी ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? फर्स्टली स्टार्ट एट एज ऑफ क्या, प्यूबर्टी, और लगभग लगभग कितना, तो ये 11 से 13 साल की एज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। तो किसी ह्यूमन फीमेल में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, वो चाहे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहो, इसको ये भी कह सकते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको कहा जाता है मिनार्की। पिछली बार ये आया और किस एज पर, एट प्यूबर्टी। तो किसी पर्टिकुलर फीमेल में लास्ट मेंस्ट्रुएशन भी होगा, या मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। लास्ट मेंस्ट्रुएशन या स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको कहते क्या हैं, मीनोपाज कहते हैं। और ये कब होता है, एज ऑफ 50 ईयर। वास्तव में रेंज है 45 से 50 साल। कोई स्विच ऑफ ऑन जैसा नहीं कि हाँ एग्जैक्ट 50 साल पूरे हो गए उसी साल से मेंस्ट्रुएशन बंद, ऐसा नहीं होने वाला है, वो रेंज है। कहने का मतलब किसी ह्यूमन फीमेल की नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ कहां से कहां तक है, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होगी कहां से, मीनार्की से, और समाप्त होगी कहां, मीनोपाज। तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ कहां से कहां के बीच है, तो कहोगे एक्सटेंड करेगी फ्रॉम मीनार्की टू मीनोपाज। और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ की पहचान क्या है, कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ भी चल रही है, तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ की पहचान है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जब तक मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू है एक इंटरवल पर 28-29 दिन पर, तब तक उसका क्या चल रहा है, रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो लाइफ बटी है, लाइफ है एम्ब्रायोनिक लाइफ, एम्ब्रायोनिक और प्यूबर्टी के बीच की लाइफ, फिर प्यूबर्टी और मीनोपाज के बीच की लाइफ, और फिर मीनोपाज और डेथ। तो फीमेल की लाइफ कई पार्ट में बटी है, पहले होगा बर्थ, फिर होगी प्यूबर्टी, फिर होगा मीनोपाज, और फिर होगी डेथ। तो बीच में रिप्रोडक्टिव लाइफ कहां से कहां तक है, तो कहोगे मीनार्की से शुरू करेंगे, मीनोपाज पे खत्म करेंगे। तो लगभग कितने दिनों की है, तो अगर 15 साल पर मीनार्की मान लिया जाए और 50 साल पर यह मान लिया जाए, तो लगभग कितने साल की है, तो फॉर 35 ईयर्स, फॉर 35 ईयर्स। अब लिखो किसी ह्यूमन फीमेल में
तो कहोगे 1 ओवम रिलीज at middle of each menstrual cycle. किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में एक ओवम रिलीज होगा। तो अगर 2 ओवरी हैं और 12 ओवम रिलीज हुए हैं, यही तो हुआ। इसका मतलब है कि 6 राइट ओवरी से और 6 लेफ्ट ओवरी से। साइड हेडिंग स्टेप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टेप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी पता है कि 28 दिनों की साइकिल है। तो अगर 28 दिनों की साइकिल है तो ये है फर्स्ट डे, ये है 5th डे, ये है 14th डे और ये है 28th डे। पहले दिन से 5वें दिन का जो टाइम होता है इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। या इसी का दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज है। और इस दौरान का जो मेन हार्मोन है वो है घटा हुआ लेवल, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। 5वें दिन से 14वें दिन के बीच का जो टाइम है इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। और इस दौरान बढ़े हुए FSH मिलेंगे, बढ़ा हुआ LH मिलेगा और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन मिलेगा। जो 14वां दिन है उसके जो 24 घंटे हैं उसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज। इस दिन ओवुलेशन होता है और मेन हार्मोन है बढ़ा हुआ LH। 14वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक जो है इसे कहते हैं या सिक्रीटरी फेज। और इस दौरान जो मेन हार्मोन है वो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन। ओवुलेशन के पहले और ओवुलेशन के बाद
यही दो तो फेज हैं। ये ओवुलेशन के बाद तो कहेंगे पोस्ट ओवुलेटरी फेज, और ये ओवुलेशन के पहले प्री ओवुलेटरी फेज। ये फिक्स होती है कितने दिनों के लिए? 14 डेज के लिए। मतलब यहां आगे फिर से मेंस्ट्रुएशन होगा ना, तो मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन पहले ही क्या हुआ होगा? ओवुलेशन हुआ होगा। ये चेंज हो सकता है। जैसे किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, तो ओवुलेशन किस दिन होगा? तो 28 में से 14 घटाओगे तो संयोग से क्या आ जाएगा? 14 डे आ जाएगा। लेकिन साइकिल मान लेते हैं कि 31 दिन की है, तब तो अगर साइकिल 31 दिन की है तो 14वें दिन फिर ओवुलेशन नहीं होगा, फिर किस दिन होगा? अच्छा 32 दिन की है तब। अच्छा, इसी नाते मैंने 32 किया कि थोड़ा बांट सको उसको दो भाग में। लिख लिया ये। तो ये याद रखेंगे, कुल मेन 3 फेज हैं। ये तो केवल 24 घंटे की फेज है। शुरू के 1 से लेकर के 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज, 5वें से 14वें दिन तक प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज, 14वां दिन के जो 24 घंटे हैं वो ओवुलेटरी फेज, और 14वें दिन से लेकर के 28वें दिन का क्या है? ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। सबके अलग अलग हार्मोन हैं। इस फेज के लिए जिम्मेदार है घटा हुआ प्रोजेस्टेरॉन। इस फेज के लिए जिम्मेदार है बढ़ा हुआ एफएसएच, बढ़ा हुआ एलएच और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन। इस फेज के लिए जिम्मेदार है बढ़ा हुआ एलएच, और इस फेज के लिए जिम्मेदार है बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन। ओवुलेशन के बाद को पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं, और ओवुलेशन के पहले को प्री ओवुलेटरी फेज कहते हैं। वो फिक्स है, 14 दिन ही होगा। मतलब मेंस्ट्रुएशन के आगे मेंस्ट्रुएशन होगा ना, पहला दिन होगा, फिर तो पहले दिन के 14 दिन पहले ही क्या होगा? ओवुलेशन होगा। लिख लिया हो तो क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन लिखें। if menstrual cycle complete in 32 days, ovulation occurs at ऑप्शन 14th डे, 16th डे, 18th डे, 20th डे। तो जो बिल्कुल नहीं जानेंगे वो आंसर मारेंगे ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब कुछ नहीं जान रहे हैं। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे दिन को आधा बांट देते हैं, वो ये लगा देंगे। ऐसा है नहीं, दिमाग लगाना है। टोटल 32 दिन की साइकिल है, इसमें से घटा दो क्या तो आएगा क्या? कितना आएगा? अरे घटा के बताओ भैया, पक्का?
जो आंसर आएगा वही सही होगा। क्या होगा? 18th डे, ये सही है।